इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जिज्ञासा बुक का तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का चौथा भाग। और इससे पहले वाली जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे चैप्टर तीसरा और तीसरे चैप्टर का चौथा भाग, जो शुरू होता है पेज नंबर 46 से। पेज नंबर 46 पर दिया हुआ है, और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है। यानी कि खनिजों की जो आवश्यकता है बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन जो खनिज हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? यानी जो कच्ची सब्जी होती है और पकी सब्जी होती है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देते हैं? यानी कि साग सब्जी को जब पका लिया जाता है तो उनका जो चटक रंग है वो ख़त्म हो जाता है, चटक रंग फीका पड़ जाता है। यह नरम और कम कुरकुरे भी हो जाती है। और कैसी हो जाती है? नरम हो जाती है और कम कुरकुरे भी हो जाती है। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब साग सब्जियों को पका लिया जाता है तो उनमें से जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? यानी कि हमारा जो आहार होता है उसमें कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब फलों को और सब्जियों को धो लिया जाता है तो उनके विटामिन कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। यानी कि फिर भी बेशक सब्जियों को धोने से उसके विटामिन कम हो जाते हैं, तब भी साग सब्जी को अच्छी तरह और फलों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए यूज करने से पहले, यानी खाने से पहले। आगे दिया हुआ है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? यानी कि ये लड़का सोच रहा है क्या जो पोषक तत्व हैं वो सभी हमें पौधों और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं? तो यहाँ एक लड़की है वो बोलती है नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे नमक है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो समुद्र से प्राप्त होता है। आगे दिया है, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे दिया है फल और साग आहारीय रेशे यानी कि फाइबर से भरपूर होते हैं। फल और साग किससे भरपूर होते हैं? फाइबर से, यानी आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। यानी कि भरपूर मात्रा में ये फाइबर पाया जाता है किसमें? फल में और साग में। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। यानी ये देखते हैं कि जो आहारीय रेशे हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचाते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमें किसकी ज़रूरत होती है? आहारीय रेशों की ज़रूरत होती है और जल की भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। आहारीय रेशे जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है। आहारीय रेशों को क्या कहा जाता है? रुक्षांश भी कहा जाता है। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यानी कि जो आहारीय रेशे हैं हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। यानी जो खाना हमारे शरीर में नहीं पचता है उससे छुटकारा दिलाते हैं। और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। और क्या करता है? मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि हमारे आहार में रुक्षांश कहाँ से
प्राप्त किए जाते हैं, पादप उत्पादों से प्रदान किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। यानी कि रुक्षांश किस किस में पाया जाता है? जैसे ताजे साग है, ताजे फल हैं, साबुत अनाज है, दालें हैं, मेवे हैं, इन सब में रुक्षांश पाया जाता है। आगे दिया है, मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। यानी ये लड़का बोल रहा है कि मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ नहीं आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी है। यानी उसकी ये समझ में नहीं आया है कि डॉक्टर ने उनकी दादी माँ को रेशे युक्त खाना खाने के लिए सलाह क्यों दी है। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 46। अब आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पर दिया हुआ है, वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। यानी कि वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जिनसे हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। उनमें से कुछ एक की हमें सूची बनानी है। आगे दिया है, जहाँ तक संभव हो, यानी कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ या पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। आगे दिया है, जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। जल क्या है? हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, हमारे शरीर की मदद करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यानी कि ये क्या करता है? जल पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। यानी जितनी जल की आवश्यकता हो उतना जल पीना चाहिए। आगे दिया है, वैज्ञानिक से परिचय। क्या दिया है? वैज्ञानिक से परिचय। यहाँ पर है कोलुथुर गोपालन। कौन है? कोलुथुर गोपालन। 1918 से 2019 तक। कब से? 1918 से 2019 तक ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया था? भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संतुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। उन्होंने परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि PM पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये दिया है वैज्ञानिक से परिचय में। आगे दिया है 3.3 भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। यानी कि भोजन के जो घटक होते हैं उनका हम परीक्षण कैसे करें, पता कैसे करें। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। यानी अब हम ये पता करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। मंड क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षण से लगाया जा सकता है।
यानी कि वसा और प्रोटीन के बारे में, इनके बारे में पता आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है और कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जाने के हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। यानी कि अब हम आगे देखेंगे कि वसा और ये प्रोटीन का पता हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया है 3.3.1 मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। यानी कि हम मंड स्टार्च के लिए परीक्षण करेंगे, किस में मंड स्टार्च होता है, किस में नहीं होता है। तो क्रियाकलाप 3.5 आइए जांच करें। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे, यानी कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ लें जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल यानी कि नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, यानी इनके अलावा आप दूसरे खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं परीक्षण के लिए। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 47। अब आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पर दिया हुआ है चित्र 3.7 विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण। यानी कि मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखिए। क्या करना है, प्रत्येक पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अलग अलग प्लेट में रखना है। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तन आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। चित्र 3.7 यानी क्या करना है, किसी एक पदार्थ पर तन आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। देखें कि क्या पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है। फिर देखना है कि जो पदार्थ है उसके रंग में कोई परिवर्तन आया है। क्या यह नीला काला हो गया है, ये नीला हो गया है या फिर काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें और क्या करना है, जो आपने देखा उसे तालिका 3.3 में लिखना है। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि अगर पदार्थ नीला या काला हो गया है इसका मतलब है उस पदार्थ में मंड है। यानी कि नीला और काला रंग है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे है 3.3.2 वसा के लिए परीक्षण। अब किसके लिए परीक्षण करेंगे, वसा के लिए। क्रियाकलाप 3.6 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। यानी कि मंड का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया था उन्हीं पदार्थों को दोबारा से लेना है छोटी सी मात्रा में। प्रत्येक पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखना है। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें। यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको क्या करें, कागज में लपेट लें और उसे दबाएं। उसके बाद उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कागज फट ना जाए। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। यानी कि दबाने पर अगर कागज पर पानी आ जाता है तो उस कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तेलीय धब्बा बन जाता है, यानी क्या कागज पर किसी प्रकार का तेलीय धब्बा बना। आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है। यानी अगर इस कागज पर तेलीय धब्बा आया है तो इसका कारण क्या है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है, यानी कि अगर खाद्य पदार्थ में तेल या फिर मक्खन है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देता है। यानी कि अगर उस खाद्य पदार्थ में तेल है या मक्खन है तब उस कागज पर तेलीय धब्बा छोड़ता है। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। उसके बाद क्या करना है, कागज को प्रकाश के सामने लाना है। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। यानी कि इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि अगर कागज पर तेलीय धब्बा लगा है तो इसका मतलब है उस पदार्थ में वसा है। इनमें से
किन पदार्थों में वसा होती है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है, अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। यानी कि उन पदार्थों का पता करें जिनमें वसा होती है, उसे तालिका 3.3 में अंकित करें यानी लिखें। ये हो जाता है आपका पेज नंबर 48 कंप्लीट। और पेज नंबर 49 पढ़ेंगे हम इसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।